हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज हम अपने लास्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन। और हमने लास्ट एप्लीकेशन जो पढ़ी थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमने क्या पढ़े थे? इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट पढ़ी थी। आज हम उसी के आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो हमारा फिफ्थ एप्लीकेशन होने वाला है। Electric field due to too thin plane sheet of charge। और ये भी इनफाइनाइट है हमारे पास, और ये कोई डेरिवेशन नहीं है। मतलब ये तो हमने पहले कल हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि किसी सिंगल सीट के कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी का यूज करेंगे, बट आज हम दो क्या ले लेंगे? शीट ले लेंगे। तो मैंने एक शीट ये बना ली इनफाइनाइट। क्या करा हमने? एक शीट ये बना दी इनफाइनाइट, 4 शीट, और एक और बना दी हमने। समझ रहे हैं ना? शीट को ऐसे खड़े में रख रखा है हमने, एक शीट ऐसे एक ऐसे। अब बोर्ड में दिखा नहीं सकते इसलिए थोड़ा सा ऐसे करके बनाया है मैंने। और इस पे मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान ली और इस पे कितनी मान ली? सिग्मा 2 मान ली। अब मेरे को इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब अगर मैं देखूं ये दो शीट है और मेरे को इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मेरे पास 3 रीजन बन जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। कौन कौन से? एक लेफ्ट रीजन, एक मिडल रीजन और एक हमारा राइट में रीजन। तो मैं इनको 3 रीजन में डिवाइड कर देता हूं। इसको मैंने बोल दिया रीजन फर्स्ट, इसे मैंने बोल दिया रीजन सेकंड और इसे बोल दिया रीजन थर्ड। तो मेरे को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं रीजन फर्स्ट बोलूं, मैं ये कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा क्योंकि ये शीट है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगी इधर भी। तो मैं एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं कि हमारा लेफ्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ले लेंगे और राइट के लिए क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। तो सिंपल सा क्या लॉजिक बनेगा मेरा? अगर मैं रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा फॉर रीजन फर्स्ट, तो यहां पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगी, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो माइनस आएगी क्योंकि ये इसके लेफ्ट में रीजन 1, और रीजन 1 जो है वो जो हमारी शीट 2 है उसके भी क्या है? लेफ्ट में, तो उसके लिए भी माइनस आ जाएगी। अब हमें बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिंगल शीट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाले के लिए हो जाएगा माइनस का सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे के लिए हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों आया? क्योंकि दोनों के ये रीजन किसमें है? लेफ्ट में। हमने ये साइन कन्वेंशन बना लिया, राइट के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट के लिए नेगेटिव। अब दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बचेगा? हमारा माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बच जाएगा। तो ये हमारा रीजन फर्स्ट हो गया। अब अगर मैं रीजन सेकंड की बात करूं, तो यहां पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी रीजन सेकंड फर्स्ट शीट के तो राइट में और जो सेकंड शीट है उसके लेफ्ट में, तो हमारी जो E1 होगा वो पॉजिटिव होगा और इस बार E2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी मैं बोल सकता हूं E1 क्या होगा? पॉजिटिव और E2 क्या होगा? नेगेटिव। अब E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 के कारण कितनी आ जाएगी? माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें से भी क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर क्या बच जाएगा मेरा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बच जाएगा। तो ये हमारा रीजन सेकंड हो गया। लास्ट हम बात करेंगे रीजन थर्ड की। अगर मैं रीजन थर्ड देखूं तो ये दोनों शीट के राइट में, इस शीट के भी राइट में, इस शीट के भी राइट में, यानी E1 भी पॉजिटिव होगा और E2 भी क्या होगा? पॉजिटिव। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी? E1 प्लस E2 आ जाएगी। कोई दिक्कत? E1 के बदले कितना है? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 के बदले कितना है? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा भाई? हमारा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बचेगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। तो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल 3 रीजन, रीजन 1, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड।
बट हम यहाँ पे केस करने वाले हैं, और जो ये केस करेंगे हम, ये कैपेसिटर में भी हमारा काम आएगा। तो हम क्या केस करने वाले हैं, हमारा जो केस होगा उसमें क्या कर रहे हैं हम कि सिग्मा 1 को हम प्लस का सिग्मा ले रहे हैं और सिग्मा 2 को माइनस का सिग्मा। इसका मतलब कुछ नहीं है, ये प्लस शीट हो जाएगी हमारी और ये माइनस शीट है, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सेम ले रखी है। इसकी सिग्मा बट उसमें माइनस चार्ज है तो क्या आ जाएगी, माइनस सिग्मा। तो अब हमें तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में। तो हम इसी की हेल्प से निकालेंगे। अगर मैं रीजन 1 की बात करूं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, तो सिग्मा 1 क्या ले लिया मैंने, प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 क्या ले लिया, माइनस सिग्मा। तो प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा लिख देते हैं, -1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 के लिए प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 के लिए माइनस सिग्मा, यानी कितना आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। यानी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आ जाएगी। अगर मैं रीजन सेकंड की बात करूं, रीजन सेकंड की बात करूं, बीच वाला रीजन, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा है, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा। यानी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 के लिए प्लस का सिग्मा, सिग्मा 2 के लिए माइनस का सिग्मा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, यानी केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम रीजन थर्ड की बात करें, रीजन थर्ड, तो रीजन थर्ड को अगर मैं देखूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा है, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, यहां पे भी हमें क्या दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आते हुए दिख रही है, 0 आते हुए दिख रही है। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने एक पॉजिटिव शीट ली और एक नेगेटिव शीट ली, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाउंड हो जाती है, कौन से रीजन में, केवल बीच वाले रीजन में। इस तरफ भी 0 होता है, इस तरफ भी 0 होता है, इसलिए जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे वहां पे एनर्जी केवल कहां पे रिसाइड करती है, बीच वाले रीजन में हमारी रहती है। क्यों, क्योंकि इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, जो हम प्रूफ कर चुके हैं। इस एक्सप्रेशन को याद रखना, ये हमारा कहां पाएगा, फिर से कैपेसिटर में यूज होएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या था, इसका लास्ट एप्लीकेशन था किसका, हमारा गॉस थ्योरम का। कोई डाउट किसी को, इसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जाता है, 1 2 ऐसे करके 3 शीट बना देंगे, तो उसमें कितने रीजन होंगे, अगर 3 शीट होगी तो 1 2, एक यहां पे आएगी 3, और एक जो तीसरी शीट होगी उसके राइट में आएगी, तो वहां पे हमें 4 जगह निकालना होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा 1 जैसे मैंने सिग्मा लिया है, यहाँ 2 सिग्मा कर देंगे, यहाँ -3 सिग्मा कर देंगे, तो ऐसे हमें निकालना हो तो हमें समझ के करना, हमें याद नहीं करना डेरिवेशन, हमें समझनी है। क्लियर है, तो ऐसे हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। कोई डाउट किसी को, फटाफट नोट कर लो जल्दी। जल्दी नोट करो। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे किस पे, गॉस थ्योरम पे, जेई के भी करेंगे, नॉर्मल भी करेंगे। जल्दी नोट करो। हो गया नोट।
चलो रब करते हैं और अब क्वेश्चन करेंगे। पहले तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअल टाइप है। कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे, केवल है न्यूमेरिकली, लेकिन कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। जैसे एक मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया, मान लो पहला क्वेश्चन क्या है, मान लो मेरे पास कोई स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। एक स्क्वायर है, विजुलाइज करना, मान लो ये कोई स्क्वायर है और इसकी साइड ए है, और इसकी स्क्वायर के सेंटर से मैंने a/2 हाइट पे एक चार्ज क्यू रखा। क्या रखा? एक चार्ज क्यू रखा। ये शीट थी हमारी, और इसके मान लो ये स्क्वायर शीट है, इसकी a/2 हाइट पे मैंने क्या रखा है? कोई चार्ज रखा। और मुझे पूछा गया है इस ये जो चार्ज है इसके कारण ये जो स्क्वायर शीट है इससे कितना फ्लक्स पास होएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब तुम्हें पता है अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है तो मेरे को गॉस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। और गॉस थ्योरम क्या कहती है कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो किसी क्लोज सरफेस से पास होता है। इंपॉर्टेंट चीज, क्लोज सरफेस से। क्या ये स्क्वायर एक कोई क्लोज सरफेस है? नहीं है। अगर मान लो मेरे को इस क्यू को क्लोज करना है, क्या करना है? इस क्यू को क्लोज करना है, तो मैं ऐसे सोच सकता हूं, मेरे पास ये स्क्वायर शीट है, ठीक है, मैं इसके इस तरफ भी एक स्क्वायर शीट लगाऊं, इसके चार्ज के इसके इस तरफ भी स्क्वायर शीट लगाऊं, इसके आगे भी लगाऊं, पीछे भी लगाऊं, ऊपर भी लगाऊं। यानी मैं इस क्यू को तभी क्लोज कर सकता हूं जब मैं इससे क्या कर दूं? इस स्क्वायर शीट को एक क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। तो क्या होगा, जब मैं इस क्यूब को क्लोज करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को एक क्यूब बनाना पड़ेगा। अब अगर मेरे को क्यूब बनाना पड़ेगा तो क्यूब में से जो टोटल फ्लक्स पास होएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वो कितना होगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज होगा। ये किससे होगा? लेकिन जो हमने पूरा क्यूब बनाया उससे टोटल फ्लक्स इतना पास होगा। लेकिन क्यूब में कितने फेस होते हैं अगर याद हो तो 6, यानी क्यूब में कितने ऐसे स्क्वायर फेस बनेंगे? 6 फेस। और मेरे को निकालना है इसके इस फेस से, जो ये क्यूब का ये क्या होगा? एक फेस होगा, उसमें से निकालना है। अगर टोटल 6 फेस में से हमारा इतना फेस में से इतना फ्लक्स पास हो रहा है तो एक से कितना पास होगा? ये उसका एक फेस है, तो यानी मेरा आंसर आ जाएगा इसका 1/6ε0 क्यूब। टोटल फ्लक्स पूरे क्यूब से इतना हुआ, और ये स्क्वायर शीट उसका एक पार्ट है, तो कितना हो जाएगा? टोटल 6 पार्ट होते हैं, 6 फेस से मिलके बनता है क्यूब, उसका ये एक पार्ट है, तो कितना आ जाएगा? 1/6 Q/ε0 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? ये हमारे एक छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और हमें वैसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो मेरे पास कोई क्यूब है, विजुलाइज करना है पूरा। मेरे पास कोई क्यूब है और मैंने इसके किसी कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया। क्या कर दिया मैंने? इसके किसी कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज के कारण इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, मेरे को वो क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो फिर से मेरे को अगर फ्लक्स निकालना है तो गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और गॉस थ्योरम के लिए तुम्हें पता है क्या होना चाहिए? हमारा जो चार्ज है वो क्लोज होना चाहिए। अब थोड़ा सा विजुलाइज करना, अगर मेरे को, क्योंकि बोर्ड में तो तुम्हें थोड़ा वैसा नहीं दिखेगा, मान लो मैंने यहां पे बना दिया ये चार्ज, यहां पे इस चार्ज को मेरे को क्लोज करना है, तो समझना अगर क्यूब के एक कोने पे चार्ज रखा है तो उसको क्लोज करने के लिए हमें 8 क्यूब लगेंगे। कैसे? इसके इस तरफ एक क्यूब लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर एक क्यूब लगेगा क्योंकि इसे क्लोज करना है, उस ऊपर वाले के साइड में एक क्यूब लगेगा, तो ये 4 हो गए। और ऐसे इसके आगे को क्यूब लगेंगे, 1 2 3 4। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे ये मेरा क्यूब है, इसको मेरे को क्लोज करना है, तो आगे से भी एक क्यूब, 2 क्यूब, जैसे इसके बगल में एक क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब, और इसके इस ऊपर वाले के बगल में एक क्यूब, तो 4 ही हो गए। और 4 इसके फ्रंट में लगाने पड़ेंगे ताकि ये क्यूब क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। यानी मेरे को टोटल
टोटल 8 क्यूब्स लगेंगे रिक्वायर्ड टू क्लोज क्यू चार्ज। तो अगर मेरे को इसे क्लोज करने के लिए 8 कितने लगेंगे, क्यूब लगेंगे, तो ऑफकोर्स ही बात है टोटल 8 में से जो फ्लक्स पास होगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। और मेरे पास उन 8 क्यूब में से ये उसका एक पार्ट है, तो यानी फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारा 1/8ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखो इसी पे बेस पे अभी इसी साल 2026 पे हमारा अप्रैल शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, किसमें, जेई मेंस में। अब वो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, क्या था वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ऐसा था, मेरे पास एक क्यूब दे रखा था, मेरे को एक क्यूब दे रखा था, और यहां पे हमें टोटल चार्ज 2q रख रखा था, और इसके एक फेस पे q रख रखा था, और मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना था। क्वेश्चन क्या है, समझ आया? इसके एक वर्टेक्स पे 2q रख रखा है, और इसके एक फेस पे q रख रखा है, और हमें टोटल फ्लक्स इस क्यूब से कितना पास हो रहा है वो निकालना है। तो अभी तुम्हें समझाया था इस वर्टेक्स को क्लोज करने के लिए कितने लगेंगे, 8। तो यानी इसके कारण जो फ्लक्स आएगा 5 मान लिया, वो कितना आएगा, ऑफ कोर्स ही बात है पूरे उसके कारण कितना आता, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज। इसका चार्ज कितना दिया है, 2q, ये पूरे का आता है। लेकिन 8 लग रहे हैं तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से। तो कितना आ जाएगा ये, q/4ε0। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, किसी के फेस पे मैंने क्या रखा है, क्यूब के फेस पे चार्ज रखा है, तो कौन सी बात है, ये क्यूब है, इसके फेस पे मैंने क्यू रखा है, इसको क्लोज करने के लिए तो इसके इस तरफ एक क्यूब लगा देता हूं, बस 2 से क्लोज हो जाएगा। यानी मेरे पास जो φ2 आएगा वो डायरेक्ट कितना आएगा, टोटल के लिए होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। लेकिन यहां पे कितने क्यूब लगे इसे क्लोज करने के लिए, 2, तो किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से। तो φ1 मेरा ये आ चुका है, φ2 ये आ चुका है, मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना था, φ बराबर क्या होगा, φ1 प्लस φ2। इतना आसान सा क्वेश्चन हमें जेई मेंस में पूछा था। प्लस q/2ε0 कितना आएगा एलसीएम, 4ε0, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2q प्लस q कितना हो जाएगा, 3q। तो ये क्वेश्चन आ रखा था हमारा किसमें, अभी इसी साल के किसमें, जेई मेंस में। कोई डाउट किसी को? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ये तो चलो मान लो सीबीएसई में पूछे जाते हैं, ऐसा हमारा किसमें आ रखा है, जेई में आ रखा है, और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? फटाफट नोट करो। जल्दी करो, फिर और क्वेश्चन भी हैं। तो ये तो चलो कॉन्सेप्चुअल थे, पूरे समझने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एस.सी. वर्मा का है, इन अ रीजन, एस.सी. वर्मा बहुत सी बुकों में, इन अ रीजन इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड with magnitude E equal to AR. Find
charge contained in a sphere of radius a centered at origin, और हमें बोल रखा है ए गिवन है हमें कैपिटल ए 100 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर और स्मॉल ए गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कैसे करते हैं। मेरे को क्या निकालना है इसमें से, हाँ हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें किसी भी रीजन में, वो रेडियली आउटवर्ड है और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ए आर। फाइंड द चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। हमें बताना है, मान लो एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा है क्यू, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है वो कितनी है, ए आर। ए आर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, आर। ठीक है, अब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट होती है तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसका रेडियस ए है, तो एट सरफेस जो ये डिस्टेंस होगा, एट सरफेस ये जो डिस्टेंस होगा वो किसके, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितनी आ जाएगी, यानी ए इंटू ए। ए कितना है मेरा 100 है और स्मॉल ए कितना है मेरा 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करूंगा तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो ये तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस पॉइंट पे, कहां पे, सरफेस पे। ठीक है, अब मेरे को निकालना है चार्ज कंटेंट। तो मेरे को पता है कि पहले मैं यहां से फ्लक्स निकाल लूंगा। तो फ्लक्स क्या होता है हमारा, मान लो सरफेस में मैंने कोई पॉइंट लिया, तो मेरे को पता है जो एरिया वेक्टर होगा वो भी बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है हमारी, बाहर कोई है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई डॉट, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए होता है। तो क्या होगा, डॉट हटेगा तो cos 0 लगेगा, cos 0 क्या होता है 1। तो 100 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2, 2 जीरो से 2 जीरो तो ये हट गए, तो यानी कितना आ गया, केवल ये 20 इलेक्ट्रिक फील्ड आई। और एरिया कितना आएगा, क्या लेते हैं हम, याद है मैंने बहुत बता रखा है, स्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया, वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर, आर कितना था, इसका रेडियस कितना है 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ये मेरा फ्लक्स आ चुका है। ठीक है, अब मेरे को चार्ज निकालना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, गॉस थ्योरम का। तो मेरे को आता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा था, फाई किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स जितना चार्ज यहां इंक्लोज होगा। मैंने क्यू मान रखा है, मेरे को ये क्यू ही निकालना है। तो क्यू कितना आ जाएगा मेरा, क्यू इज इक्वल टू यहां से 5 टाइम्स ऑफ ε0। फाई कितना है मेरा, यही है। अगर इसे हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 80 पाई इंटू इसका 1 0 से 1 0, 2 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, इंटू ε0। ε0 कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। वैल्यू याद होनी चाहिए ε0 की। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये मेरा, सॉल्व करके अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया ये मेरा, फाई मेरा इतना आ गया था और ये मेरा इतना आ गया था ε0। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें, सॉल्व तो करना पड़ेगा, 320 पाई कितना होता है 3.14 इंटू 8.85 और 10 की पावर कितना हो जाएगा -14। 1 0 यहां पकड़ा देते हैं तो -13 कर देते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 32 का टेबल पढ़ लेते हैं। 32 4 जा कितना होता है हमारा 128, 12 कैरी, 32 1 जा 32, 12 44, 4 कैरी, 32 3 जा 96, 96 और 4 100, तो कितना आ गया 100 पॉइंट हमारा 48, कितना आ गया हमारा 32 4 जा 120, 12 कैरी, 32 1 जा 32, 4 कैरी। ठीक है, सही है, इतना ही आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इंटू 8.85 भी है, इंटू 10 की पावर -13। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग
मैं अगर इसे 100 ले लूं, अप्रॉक्स निकाल लेते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 885 इंटू 10⁻⁻13। अप्रॉक्स निकाला है मैंने, इसे लगभग 100 ले लिया, तो 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके, यानी अगर मैं 2 पॉइंट फिर से शिफ्ट करूं तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻11। यूनिट क्या आएगी फ्लक्स की, क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, याद होनी चाहिए। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। मैंने अप्रॉक्स निकाला है, अगर मान लो जेई में आता तो उसमें क्या आते हैं ऑप्शंस आते हैं, तो ऑप्शंस में ऐसा रहता है कि तुम्हारे को थोड़ा बहुत डिफरेंस दिया रहता है ताकि तुम क्या कर सको वहां पे अप्रोक्सीमेशन मेथड न लगा सको। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, फटाफट इसे भी नोट करो जल्दी। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नोट करो नहीं तो वीडियो पॉज करके कर लेना। 2 और क्वेश्चन है अभी हमें करने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E is equal to 100 Newton per Coulomb exist in space in x direction, in x direction. Calculate flux of this field through a plane square area of एज मतलब यहां पे कौन सी होते साइड होगी, स्क्वायर है तो 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन YZ प्लेन। हमें क्या निकालना है, टेक द नॉर्म, अच्छा ठीक है, तो इन YZ प्लेन हमें फ्लक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 न्यूटन पर कूलम जो एक्स डायरेक्शन में है। हमें फ्लक्स निकालना है थ्रू अ प्लेन स्क्वायर एरिया ऑफ एच, जो हमारा किसमें है, YZ प्लेन में। अब सिंपल सी याद रखना, अगर एरिया हमारा YZ प्लेन में होगा तो उसका एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर होता है। YZ से परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। यानी सिंपल सा लॉजिक है, जो इसका एरिया है, एरिया पहले कितना आएगा, स्क्वायर का क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। और ये किस डायरेक्शन में आएगा, आई कैप में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो
हमारा वो रखा है, स्क्वायर रखा है, वो वाई-जेड प्लेन में रखा है, और हमें पता है जो एरिया वेक्टर होता है वो जो हमारा सरफेस होता है उससे परपेंडिकुलर होता है। वाई-जेड से कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर होती है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं हम? आई कैप। बस इतना आसान सा क्वेश्चन था। तो हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है? 100 न्यूटन पर कूलम। एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप लिख सकता हूं। एरिया कितना है? 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू आई कैप। आई डॉट आई कितना होता है भाई? 1 होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो कितना आ जाएगा आंसर? 100 इंटू 10 का स्क्वायर, ये 10 इंटू 10⁻⁻2 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1 का स्क्वायर। 10⁻⁻1 का स्क्वायर कितना होता है? 10⁻⁻2। यानी कितना आ गया मेरा फ्लक्स? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितना आ गया मेरा? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे किया मैंने? एक जीरो से एक कम हुआ, 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2, और ये 100 है, 100 को क्या ले सकते हैं? 10⁻+2, और 10⁻⁻2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या बचेगा? 1। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट था इसमें बस कि हमें डायरेक्शन याद रखना। अगर तुम्हारा कोई भी शीट वाई जेड में होगा तो उसका एरिया वेक्टर एक्स में होगा, अगर एक्स जेड में होता तो हमारा वाई में होता, और तीसरा क्या बच रहा है हमारे पास? एक्स वाई में होता तो जेड में होता। तो अगर एरिया वेक्टर एक्स वाई में है तो उसका एरिया वेक्टर जेड में होगा। याद रखना, जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है हमेशा। फटाफट अब नोट करो। नोट हो ही गया होगा, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारा सीबीएसई में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये वाले भी सीबीएसई में बहुत आते हैं। नीट जेई में तो नहीं, नीट जेई में तो हमारा जो मैंने पहले कराया था वो आया आ रखा है। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, फिर हमारा फ्लक्स पूरा खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, बहुत है करने के लिए, ठीक है? प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। नीट जेई के मैं बहुत करा दूंगा, बट ये है कि प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है मेरे पास, अ क्यूब with each side small a is kept in an electric field given by E is equal to Cx, where C is positive dimensional constant। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट पहला पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और सेकंड पार्ट निकालना है नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब, और इसका हमें एक फिगर भी दे रखा है। तो फिगर मैं बना रहा हूं, फिगर यही बना देता हूं।
फिगर ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट नेट फ्लक्स थ्रू द ट्यूब। अगर ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सी एक्स पे डिपेंड कर रही है, मतलब इतना तो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, ध्यान से बनना, तो क्या वो जो फ्लक्स होगा वो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से क्रॉस करेगी, इस फेस और इस फेस से। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो ऊपर से तो नहीं जा सकती, नीचे से भी नहीं आ सकती, पीछे से भी नहीं आ सकती, आगे से भी नहीं आ सकती। यानी इतना तो फिक्स है, जो फ्लक्स आएगा वो केवल दो फेस के कारण आएगा। एक इसके कारण, इसके लिए मैंने फ्लक्स मान लिया φ1 और इसके लिए मान लिया φ2। ठीक है, अब इस वाले का एरिया वेक्टर इधर को होगा, इस वाले का एरिया वेक्टर इधर को होगा। तो मैं जब φ1 की बात करूंगा तो उसके लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही को जा रही है, प्लस एक्स को जा रही है, तो उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 180। तो φ1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल बना दिया मैंने, कॉस का 180। ई डॉट ए होता है कॉस 180। अब याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारी वेरिएबल है, कैसे एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जब यहां पे पहुंचूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये एक्स, देखो ओरिजिन से कितनी दूरी पे, ये फेस ए दूरी पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सी इंटू स्मॉल ए आ जाएगी। समझ आया, एक्स के बदले देखो ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे, ए दूरी पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, क्या है, वेरिएबल है। कैसे पता है, किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस बढ़ाते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि इंक्रीज। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, ए, तो कितना आ गया, सी ए। एरिया ये स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड ए दे रखा है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये तो एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर, क्योंकि भाई क्यूब का हर फेस क्या होता है, स्क्वायर। एज ए दे रखी है तो साइड स्क्वायर, हमें पता है एरिया होता है कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर। और cos 180 -1 होता है तो ये माइनस का आ जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे अगर मैं φ2 निकालूं तो φ2 इस फेस से, अगर मैं देखूं ये फेस यहां से कितनी दूरी पे हो रहा है, ए यहां तक है, ए यहां तक है, टोटल कितना हो जाएगा 2a, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना आ रहा, cos 0। क्यों आ रहा, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी यहाँ पे, c इंटू एक एक्स के बदले कितना आ गया, 2a, कितना आ गया हमारा 2a। और एरिया तो हमें पता ही है, फिर से ए स्क्वायर ही है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ जाएगा ये 2ca³। ये कितना आ रहा था, -ca³। तो जो नेट फ्लक्स आएगा φ1 प्लस φ2 होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, तो इसमें से ये माइनस किया तो 2ca³ में से ca³ गया, यानी मेरा फ्लक्स कितना आ जाएगा, नेट फ्लक्स पहला वाला हमारा आ गया ca³ आ गया। अब मेरे को इसका सेकंड पार्ट निकालना है कि इसके जो चार्ज होगा एस हमारे क्यूब के अंदर कितना होगा। तो ये तो गॉस थ्योरम से करेंगे, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इंक्लोज, ये क्यू ही निकालना है। तो क्यू कितना आ जाएगा यहां से, फाई टाइम्स ऑफ ε0। तो फाई कितना आया मेरा, ca³ इंटू क्या आ गया मेरा, ε0। तो दिस इज माई चार्ज इंक्लोज। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, तो यहाँ पे कूलाम लिख लेना, और फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होती है। तो ये हमारे पास फ्लक्स भी आ गया नेट, कि इन दोनों से क्यों पास हुआ, सबको समझ आया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है, नीचे नहीं जा रही है, पीछे को नहीं जा रही है, आगे को नहीं जा रही है, इसलिए फ्लक्स केवल इन दोनों के कारण आएगा। फिर मैंने φ1 φ2 निकाला, इसमें नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो 180 बनेगा, तो cos 180 कितना होता है, -1। तो ऐसे हमने क्या निकाला, टोटल फ्लक्स निकाला। फिर गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने क्या निकाला, टोटल चार्ज इंक्लोज निकाला। ठीक है, तो आज हम यहीं पे क्या करेंगे, अपने लेक्चर को एंड करेंगे, और हमारा यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है पूरा का पूरा खत्म होता है। थैंक यू।